और ये जितनी तेजी से हुआ ये पूरा घटनाक्रम, ऐसा लगता है कि एक साजिश है जिससे माहौल खराब हो जाए। लेकिन मामला यहीं तक नहीं रुका, क्योंकि 19 तारीख को किसी भी तरह की घटना नहीं होती है। ये सब समस्याएं चालू होती हैं 24 तारीख को। कहा जा रहा था कि सर्वे टीम जो है वापस से जब दूसरी बार वहाँ पर गई तो उनके साथ साथ कुछ लोग पीछे से नारे लगाते हुए सर्वे टीम के साथ जा रहे थे और उनको किसी ने रोका नहीं, और उसके चलते ये सारा विवाद चालू हो गया। वीडियो है कि सर्वे की टीम के पीछे पीछे धार्मिक नारे लगाते हुए लोग चल रहे हैं, उन्हें कोई नहीं रोक रहा है। लोगों का तो ये कहना है कि ये सारा मामला 19 तारीख को ही किया गया था ताकि जो वोटिंग है वो एक तरफा पड़ जाए, लोगों को समझ आ जाए कि भाई कोई हमारा दुश्मन है और उनसे बचना है तो आपको किसी एक खास पार्टी को ही वोट करना है। लेकिन वो पैतरा उल्टा पड़ गया, ऐसा लोग कह रहे हैं। लेकिन जब ये 24 को ये सब मामला हुआ, उसके तुरंत बाद 25 को चंद्रशेखर आजाद जो है वहाँ जाने की कोशिश करते हैं और उनको बीच हाईवे पे लोग रोक लिया जाता है। उसके बाद उनको एक कॉलेज में बिठा दिया जाता है और वहां पर उनसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप आगे ना जाएं, मामला गड़बड़ हो सकता है। और चंद्रशेखर आजाद ने ये बोला था कि भीकनपुर और संभल का मामला जो है वो संसद में उठाने वाले हैं, और सच में आज जो है ना संसद में बवाल हो गया। मैंने अभी वही वीडियो देख रहा था और जब मुझे पता चला कि लोग नारेबाजी कर रहे हैं बहुत जोर शोर से। ऑनरेबल चेयरपर्सन सर, विथ योर काइंड परमिशन आई राइज टू ले पेपर्स ऑन। और मैं सोच रहा था कि आज कुछ खतरनाक बवाल देखने को मिलेगा, क्योंकि आजकल इंटरेस्टिंग फिल्में तो कोई बना नहीं रहा, पिक्चरें फ्लॉप हो रही हैं। अक्षय कुमार की आप देखो सुपर डुपर फ्लॉप हो रही है। आजकल राजनीति इतनी इंटरेस्टिंग हो गई है, किसी रियलिटी शो की तरह लोग उसको देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। 2-3 दिन से मुझे ऑफिस में बहुत ज़्यादा समय हो जाता है। मैं काम करते करते आप देख रहे हो अभी 6:30 बज रहे हैं, लेकिन ठंड भी ऐसी हो गई है ना। आप देखो माहौल कैसा है, कोहरा नज़र आ रहा है, अंधेरा हो गया है। बल्कि लाइट जो सूरज अस्त का समय जो लगभग 7 बजे के आसपास होता था, और 7 बजे तक थोड़ी बहुत रोशनी तो रहती थी, लेकिन 6:30 पे ही यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि रात हो गई। आजकल जो है इंस्टाग्राम रील बनाने का तो ऐसा रिवाज बन गया है ना कि जिससे देखो वो रील बना रहा है, लेकिन कुछ लोग अच्छी रील भी बना रहे हैं। हमारे गांव के संतोष पटेल डीएसपी हैं, हमारे गांव का जो इलाका है उसके डीएसपी हैं वो, और वो गजब रील बनाते हैं। कल 26 नवंबर संविधान दिवस था, उस मौके पर उन्होंने एक बहुत शानदार सी रील बनाई। उन्होंने दिखाया कि कैसे संविधान के कारण एक सफाई कर्मचारी भी वही हक रखता है जो एक डीएसपी रखता है। उन्होंने अपने ऑफिस के सफाई कर्मचारी को अपने साथ बिठाया और उसको ये बात समझाई कि ये संविधान है, इसलिए तुमको भी वही हक है जो मुझे है, तुम भी मेरे साथ बैठ के यहाँ खा सकते हो, और इससे पहले ऐसा नहीं होता था। बस संविधान के बारे में जानते हो? हाँ सर। क्या जानते हो? सर अभी तक तो मुझे कुछ मालूम। छुआछूत होती है कहीं? नहीं सर। तुमने देखा कहीं? नहीं। छुआछूत नहीं होती, मतलब यही संविधान है। जी सर। दिस इज द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हम दोनों भाई भाई बगल में बैठ के खा रहे हैं,
हमने बचपन में देखा था लोग एक दूसरे को छूते नहीं थे, जो सब साफ सफाई वाला आता था उससे दूर रहते थे। तो यही संविधान है। खाओ बड़ी मस्ती से खाओ, ये खाओ सब खाओ। संविधान दिवस की शुभकामनाएं। और भाई रील बनाने वाले तो गजब गजब हैं। आप पुलिस सुपरस्टार को देख लो, आप जो है थारा भाई जोगेंद्र को देख लो, और अभी हाल ही में एक रील वायरल हुई है जहां पर एक व्यक्ति लड़कियों के कपड़े पहनकर हरियाणा पानीपत में चला गया। अब ठीक है, आप लोग हर जगह उटपटांग वीडियोस बनाते रहते हो, लेकिन गलती ये कर दी भाई, वो हरियाणा है, वहां एक पंजाबी के हत्थे चढ़ गया वो व्यक्ति, और वो तब तक कूटा गया, तब तक उसने हाथ जोड़ के माफ़ी नहीं मांग ली। मतलब एक कार्यक्रम इतना लंबा खिंच गया ना, उसने खुद ने नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ हो जाएगा, और वो सच में वायरल हो गया। लेकिन इस तरह की रीलों को वायरल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब इस तरह की रीलें वायरल होती है ना, तो लोग इसी तरह की हरकतें करने लग जाते हैं। पुनीत सुपरस्टार अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो भाई इस तरह काम करना बंद कर दो, क्योंकि ये चीज़ें जब वायरल होती है तो लोगों को लगता है कि इस तरह से काम करने से हम वायरल हो सकते हैं। वहीं संतोष पटेल ने जो रील बनाई है, अगर हर एक व्यक्ति सोचे कि इस तरह के काम करने से हम वायरल हो सकते हैं तो सब अच्छे काम करने लग जाएंगे। फ़र्क है। पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बहुत सारी धमकियां मिल चुकी हैं। आपको पता है अब तक 22 से ज़्यादा धमकियां पप्पू यादव को मिल चुकी है, और इसके चलते उनके दोस्त उनकी सुरक्षा के लिए बहुत चिंतित थे। उनका एक दोस्त है जिसने उनके लिए विदेश से 2.5 करोड़ की टोयोटा की लैंड क्रूजर कार मंगवा कर दे दी है, और मात्र 15 दिन में। आप सोच रहे हो, अगर आप नॉर्मल शोरूम में भी जाओगे ना और कोई अच्छी सी कार आपको लेनी है तो उसके लिए महीनों की वेटिंग की लाइन लगी रहती है, लेकिन 2.5 करोड़ की कार 15 दिन में पप्पू यादव के लिए आ गई। और वह कार ऐसी है जिसमें 500 से ज़्यादा अगर आप गोलियां भी मारोगे, राउंड फायर करोगे, तो उस कार को कुछ नहीं होने वाला। अगर आप जो है एक ग्रेनेड फेंक के मार दोगे, या फिर आप जो है एक रॉकेट लॉन्चर से भी उससे गाड़ी पर अटैक करोगे ना, तो गाड़ी को कुछ भी नहीं होने वाला है। पप्पू यादव का जो एक्सप्रेशन था ना, वो बहुत ही ज़्यादा शानदार रहा। पप्पू यादव बोलते हैं कि मेरे दोस्तों को ज़्यादा चिंता है, सरकार को मेरी कोई चिंता नहीं है। और वो ये बोल रहे हैं कि जब तक मैं कार के अंदर रहूँगा, जब तक सेफ रहूँगा, और कार के बाहर जाऊँगा तो कुछ भी हो सकता है, कुछ कह ही नहीं सकते। पप्पू यादव का जो ऑफिस है वही बाहर उनने गाड़ी लगा रखी थी, और उनके जो मिलने जुलने वाले हैं वो आसपास उस गाड़ी के साथ उनके साथ सेल्फी ले रहे थे। बड़ी बात है यार ये तो। ने दौरे करते दिखाई दिए। गाड़ी सुरक्षित है, हम हैं कि नहीं ये मुझको नहीं पता। गाड़ी में जब तक आप हैं। पप्पू यादव से याद आया कि अखिलेश यादव जो है वो एक फेमस पॉडकास्टर के शो में गए थे, उनसे उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे गए, लेकिन 3 सवाल जो मुझे बहुत अच्छे लगे। पहला, पॉडकास्टर पूछता है कि अगर आप एक आम व्यक्ति होते, मतलब आप कोई राजनेता नहीं होते, तो सरकार की कौन सी योजना आप लेना पसंद करते? तो उनका कहना था कि मैं सफाई में रहता और एक्सप्रेस वे पे चलते हुए लखनऊ चला जाता, और शाम को वापस लखनऊ से निकलता और एक्सप्रेस वे से होते हुए सफाई आ जाता। मतलब समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये एक्सप्रेस वे मैंने बनवाया है। दूसरा, उनसे ये पूछा गया था कि अगर आप प्रधानमंत्री बन जाओ सबसे पहला काम क्या करोगे? वो बोलते हैं कि मैं शपथ लूंगा, और इस पर पॉडकास्टर भी हंसने लग जाता है। मतलब आप ठीक है प्रधानमंत्री बनोगे तो शपथ तो लोगे, लेकिन पहला काम क्या करोगे? प्रधानमंत्री बन के शपथ लूंगा। अरे तो इसी बात तो प्रधानमंत्री बनेंगे आप। तो वहां पर वो ब्लैंक थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनने अभी तक अपने आप को एज अ प्रधानमंत्री सोचा नहीं है। यूपी के जो 9 उपचुनाव हुए हैं उनके जो रिजल्ट रहे हैं उस हिसाब से देखा जाए तो वो सीएम बन जाए फिर से वही बड़ी बात होगी। इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने यह भी बताया कि जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज में गए थे और पहला सेमेस्टर का एग्ज़ाम आया था तो वो लगभग सारे एग्जामों में फेल हो गए थे, एक को छोड़ के। एक में ही फेल हुआ हूँ मैं। जब मैं रिजल्ट देख करके वापस आया तो मेरे साथियों ने बोला कि ये एक वो है जिसमें आप पास हुए, बाकी सब में फेल हुआ। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर हमला हो गया। एक्चुअली में हुआ क्या था कि ये एक यात्रा निकाल रहे हैं, हिंदू एकता पद यात्रा, कुछ तो भी ऐसा नाम है, और उस दौरान जो श्रद्धालु थे वो उन पर फूल फेंक रहे थे, लेकिन फूल फेंकते फेंकते कुछ श्रद्धालुओं के हाथों से मोबाइल छूट कर उनके मुंह पर पड़े। और पहले तो लोगों को लगा कि कुछ फेंक कर मारा गया, पत्थर वत्थर। जब उन्होंने देखा नीचे तो 2-3 मोबाइल पड़े थे। मोबाइल फोड़ कर उन्होंने उठा के बताया कि भाई ये मोबाइल मेरे मुंह पे मारे गए हैं और मैं चेक करके देख लूँगा किसका है। लेकिन वहाँ के पुलिस वालों ने बोला कि इसे जानबूझ के ऐसा नहीं किया है, और हो सकता है कि फूल फेंकते वक्त मोबाइल भी फेंक गया हो। लेकिन खास बात ये रही कि जब ये यात्रा की शुरुआत कर रहे थे छतरपुर से, जहाँ पर बागेश्वर धाम है, वहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर की एक मूर्ति पर ये मालार्पण कर रहे थे।
और वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। मुझे लगता है कि जो बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं नहीं पढ़ी। अगर पढ़ी होती तो मुझे लगता है वो आसपास भी नहीं भटकते, क्योंकि जिस वजह से उनका बिजनेस चल रहा है वो बिजनेस ही ख़त्म करने वाली बात उस 22 प्रतिज्ञाओं में कही गई है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताओ। मिलते हैं कल। बाय। कीप सपोर्टिंग।